बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम हमारा टॉपिक डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर वेव्स का, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 9 है। डियर स्टूडेंट्स, कभी आपने एक चीज सोची कि बिफोर आई स्टार्ट द डिफाइनिंग दिस, मैं आपको एक चीज की तरफ ले चलता हूं कि कभी आपने एक चीज सोची कि आप किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हो या किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, एकदम ट्रेन आपकी तरफ एडवांस करते हुए आए और वो अपना सायरन बजा कर आए, तो व्हाट डू यू फील? आपको ऐसा फील होता है जैसे जैसे वो करीब आ रही है उसकी आवाज में इंटेंसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता जा रहा है, यानी वो आवाज थोड़ी सी तेज होती जा रही है। और वही लोकोमोटिव जब गुजर जाती है और अगर वो दोबारा हॉर्न बजाना शुरू कर दे या सायरन बजाना शुरू कर दे, तो आपको फील होगा कि अब आवाज जैसे जैसे वो दूर जा रही है, ऐसे ऐसे आवाज में कमी आती जा रही है। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक गाड़ी आपकी तरफ हॉर्न देते हुए आती है तो आपको वो फील होता है कि बितदरीज उसकी आवाज में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वही जब गुजर जाती है सो वो बिल्कुल सब सिस्टम जो है वो इजी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली जो हॉर्न उसने बजाया था, किसी ने भी, गाड़ी ने, लोकोमोटिव ने, किसी ने भी जो हॉर्न बजाया था, उसकी अपनी एक जेन्युइन फ्रीक्वेंसी थी आवाज की, लेकिन आपको वो फील ज्यादा हुई जब वो आपको एडवांस करके आई, और जब आपसे गुजर गई तो वो फीलिंग उसकी कम हो गई। तो वो जो आपको फील हुई उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे, यानी द अपेरेंट, जो अपेरेंट मतलब अपीयर हुई है जो फ्रीक्वेंसी, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों पैदा होती है, इज ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिसनर एंड सोर्स ऑफ साउंड। ये सिर्फ एक ही चीज की वजह से होता है, दो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन की वजह से। रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो या एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हो, या एक रेस्ट पे हो दूसरा एक की तरफ मूव कर रहा हो, तो दूसरा रेस्ट पर हो तो पहला उसकी तरफ मूव कर रहा हो, तो उनकी जो ओवरऑल जो मोशन होगी उसको रिलेटिव मोशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं आपको रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट के बारे में लाजमी बताऊंगा कि ये क्या चीज है। रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्पीड क्या चीज है? में रिलेटिव स्पीड, डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, इधर से, और इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन यही गाड़ी, एक और गाड़ी हमारे पास यहां से आ रही है और ये साइड पर आ रही है, तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। इन दोनों की आपस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, जब दो बॉडीज दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हो, उनकी रिलेटिव स्पीड में एडिशन आ जाती है, तो उस एडिशन को जब हम ऐड करते हैं तो ये 50 मीटर पर सेकंड, वैसे किलोमीटर पर आवर कहना चाहिए, तो ये बन जाएगा, क्योंकि दोनों किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। 30 मीटर पर सेकंड बहुत ज्यादा स्पीड है। सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। ऐसा क्यों है? देखिए, अक्सर औकात देखा हुआ है कि आप गाड़ी पे जा रहे हो, सामने से जो गाड़ी आती है वो आपको ज्यादा स्पीड से जाते हुए नजर आती है, बजाय इसके कि अगर आपकी गाड़ी को कोई क्रॉस करके निकल जाए। जब आपकी गाड़ी को कोई ओवरटेक करके निकलता है तो आपकी गाड़ी से उसकी स्पीड ज्यादा ही होती है, लेकिन आपको इतनी ज्यादा फील नहीं हो रही थी, आपको बड़ा आराम से लग रहा होता है कि बड़े आराम से उसने ओवरटेक किया और वो आपको क्रॉस करके चली गई। यानी इसका मतलब है, अगर एक बॉडी भी इसी साइड पे मूव कर रही हो, दूसरी बॉडी भी इसी साइड पे मूव कर रही हो, इस बॉडी की स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर हो और इस बॉडी की स्पीड हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर हो, तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो आप दोनों को माइनस कर दो, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर होगी। यानी दो बॉडीज जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड को माइनस किया जाता है। सो ये हमारे पास एक्चुअली रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। सो फर्ज करो एक बॉडी रुकी हुई है, ये रुकी हुई बॉडी, ये 20 से आ रही है, तो इसके मुकाबले में ये 20 स्पीड रखेगी। ये रुकी हुई है, इसके हिसाब से ये बॉडी 30 की स्पीड रखेगी। अब इन दोनों, ये 30 से जा रही है, ये 20 से जा रही है, इसके हिसाब से इसकी स्पीड 50 होगी, इसके हिसाब से इसकी स्पीड 50 होगी, नहीं एक्चुअली द रिलेटिव स्पीड इज 50।
तो इस इन दोनों के इसके हिसाब से इसकी स्पीड जो है वो 10 होगी, और सॉरी 10 यस, और इसके हिसाब से इसकी स्पीड भी 10 नहीं होगी, यानी 10 किलोमीटर ही आगे जा रही है। सो आई होप रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट, जब दो अपोजिट साइड से चीजें आ रही हो तो रिलेटिव स्पीड को ऐड किया, स्पीड्स को ऐड किया जाता है, तो उसको रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। लेकिन जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो उनकी स्पीड को माइनस किया जाता है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपकी कोई भी चीज, मतलब एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक कार है, फर्ज करें ये एक कार है, ये एक कार है, और ये कार हमारी कार या चले बस करते हैं, ये रेस्ट पर मौजूद है, ठीक है। इस वक्त जब ये हॉर्न बजाएगी तो इसकी जो वेवलेंथ निकल रही है उसकी जो स्पीड होगी v इज इक्वल टू एफ लेमडा होगी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये पहले भी पढ़ा हुआ है, यानी v इज इक्वल टू एफ लेमडा, हर एक की नेचुरल स्पीड ये होती है इफ दैट बॉडी इज एट रेस्ट, क्योंकि वो बॉडी रेस्ट पर होती है लेकिन उसकी जो वेव होती है वो एक्चुअली मूव कर रही होती है, तो वेव की एक्चुअल स्पीड यही होती है हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो फर्ज करो अगर मैं इसमें से लेमडा की वैल्यू को फाइंड आउट करूं तो f वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करूं तो लेमडा वहां जाके वहां क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी ये दो वैल्यूज में यहां से निकाल सकता हूं। ये ओरिजिनल है, एक्चुअल वेलोसिटी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड एक्चुअल लैम्डा हमारे पास ये होना चाहिए जब कोई भी बॉडी हमारे पास बगैर किसी इशू के, आप भी यहाँ खड़े सुन रहे हैं, तो उस वक्त जो उसकी जो स्पीड होगी दैट इज v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये होगी हमारे पास। अब मैं आपको ये बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, बल्कि इसके साथ ही ज्वाइन कर रहा हूं कि फर्ज करें अगर बॉडी रेस्ट पर हो और यहां से एक ऑब्जर्वर या लिसनर उसकी तरफ चल रहा हो, या बॉडी रेस्ट पर हो या ऑब्जर्वर उससे अवे जा रहा हो, या बॉडी रेस्ट पर हो, ये जो हमारा सोर्स है साउंड का सोर्स, ये उसकी तरफ आ रहा हो या ये उससे अवे जा रहा हो, तो उस वक्त जो है इनकी फ्रीक्वेंसीज में क्या असर पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें एक लिसनर है, वो किसी ऐसे सोर्स जो आवाज निकाल रहा है, जैसे फर्ज करें ये हम गाड़ी रख लेते हैं, ये गाड़ी, ये हमारे पास ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये गाड़ी, इसकी आवाज आई, ये आवाज आ रही है, और यहां लिसनर है भाई, ये लिसनर उसकी तरफ वॉक करते हुए जा रहा है, यानी ये उसी की तरफ जा रहा है, उसी की तरफ वॉक करते हुए जा रहा है, यानी इसकी स्पीड जो है वो v है, जबकि उसकी स्पीड भी हमारे पास जो है वो हमारे पास v है, यानी दोनों की स्पीड हमारे पास v है। लेकिन एक काम कर लेते हैं कि लिसनर को L का नाम देते हैं, जबकि इसकी जो स्पीड होगी उसका नाम हम रख लेते हैं v रख लेते हैं। चले, ये जी साउंड की स्पीड इधर है, लिसनर की स्पीड इधर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब दो स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड को v प्राइम का नाम देते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी v प्लस vl, यानी दोनों ऐड हो जाएंगी व्हेन दे कम फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जब आना शुरू हो जाए। अब देखें इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला स्टूडेंट्स ये है, यानी फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो जाएगी v ओवर लैम्डा के, ठीक है, v ओवर लैम्डा के इक्वल होगी। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज, सॉरी v में जो चेंज हुआ दैट इज बिकॉज of this is because the reason the frequency change as well, यानी फ्रीक्वेंसी भी हमारी चेंज हो जाएगी, यानी इसकी तब्दीली से ये चीज में तब्दीली आएगी। एंड वी हैव केप्ट लैम्डा एज कांस्टेंट, हमने लैम्डा को एक मिनट के लिए कांस्टेंट रखा है। हम ये कह रहे हैं कि एक ही जैसी लैम्डा जो है वहां से निकल रही है, यानी एक ही जैसी लैम्डा। अब क्या हुआ, ये तो आपको बात समझ आ गई। अब हमारे पास ये v जो प्राइम है ये किसके इक्वल है, हमारे पास v प्लस vl के इक्वल है, डिवाइडेड vl के इक्वल है, डिवाइडेड बाय लैम्डा आ गया हमारे पास। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू यहां से इसको, चलो मैं इसको 1 का नाम दे देता हूं, इसको 2 का नाम देता हूं, बल्कि इसको 1 का, इसको 2 का और इसको 3 का नाम दे देता हूं, ये इसको 2 का। थर्ड इक्वेशन से अगर लैम्डा की वैल्यू जो v ओवर f है, जो कि ओरिजिनल लैम्डा है, उसकी वैल्यू अगर मैं यहां डाल देता हूं तो आपके पास यानी f प्राइम आ जाएगा v प्लस vl
डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह पर लगा देंगे v/f। ये आ गया स्टूडेंट्स। डिवाइड का डिवाइड जो होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी जो प्राइम जो हमारे पास अपेरेंट, इसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो v प्लस v ओवर t ओवर v इंटू एफ आ जाएगी। एफ ये ऊपर चली जाएगी हमारे पास। स्टूडेंट्स अब खुद देखें, जनरली ये क्या है, v प्लस वी टी, यानी v प्लस वी, I'm sorry, ये v प्लस वी एल है। टी मैं बार बार लिख रहा हूं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये वी एल है। फर्ज करें इस चीज को हम गौर से देखते हैं, ये v प्लस वी एल ओवर वी, ये देखते हैं, ये v स्टूडेंट्स इसके नीचे भी है, ये v स्टूडेंट्स इसके नीचे भी है हमारे पास। v और v कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1 प्लस वी एल ओवर वी आ जाएगा। यानी एक्चुअली अगर देखा जाए ये पूरी वैल्यू जो है ये 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि 1 प्लस इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो ये 1 है, इसका आंसर कुछ ना कुछ तो होगा। फर्ज करें इसका आंसर 0.3 है, इसका आंसर, तो 1 में 0.3 ऐड कर लेंगे तो 1.3 आ जाएगा। यानी एक्चुअली ये वैल्यू 1 से ग्रेटर ही रहेगी, क्योंकि इसमें 1 में जब ये ऐड करेंगे ग्रेटर, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो v प्लस वी एल ओवर v है, ये इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये 1 से हमेशा ज्यादा रहती है। अगर ये 1 से ज्यादा रहे तो इसका मतलब है जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो 1 से ज्यादा टाइम्स इस f की होती है। अगर ये 1.3 भी आंसर आ जाए, इसका मतलब है अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास, एग्जांपल देते हैं, ये 300 है, तो 1.3 से 300 को मल्टीप्लाई करें तो ये 390 बन रहा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही कुछ बन रहा है, चेक कर लीजिएगा, 390 बन रहा है। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी 390 होगी हमारे पास, 1.3 हमारे पास टाइम्स बड़ी होगी। सो इस सूरत में ये जो हमारे पास है, ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है उससे ग्रेटर हो जाएगी। तो मैं आपको एक दफा फिर समझाऊं, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने v इसके नीचे भी रखा, v इसके नीचे भी रखा, मैंने आपको समझाने के लिए किया। आंसर 1 प्लस वी एल ओवर वी आया, ये 1 है, ये कुछ ना कुछ तो आंसर होगा। जब वो 1 में ऐड होगा तो ये 1 से ग्रेटर आंसर आ जाएगा हमारे पास। जब ये 1 से ग्रेटर आंसर टोटल आ गया तो हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर ये 1 से ग्रेटर थोड़ी सी भी है, यानी 1.3 भी है या 1.2 भी है, तो जब वो इस f से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाली वैल्यू हमारे पास काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब वो यहाँ अपेरेंट फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होती है। तो इसीलिए जब कोई भी बस आपकी तरफ आए तो उसकी जो आवाज की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज्यादा होती है उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से, जब दोनों ये रेस्ट पर थे उसकी निस्बतन। तो इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी जब ये चलकर आपकी तरफ, I'm sorry, ये चल के जा रहा है, सोर्स लिसनर चल के जा रहा है, तो इसलिए जब आप चल के किसी चीज की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील होती है एज कंपेयर कि अगर आप किसी जगह पर सिर्फ रेस्ट पे खड़े हो। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस बात को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है कि अगर लिसनर जो है वो हमारा स्टेशनरी सोर्स से अवे जा रहा हो, जैसे फर्ज करें ये हमारा सोर्स था, वही वाला सोर्स ले लेते हैं ये, और इसकी साउंड ये आ रही है और यहाँ लिसनर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, कहता भाई मैंने उस साइड पे नहीं जाना, वो बहुत ऊंची आवाज निकाल रहा है, एग्जाम्पल ये, और इसकी जो लिसनर की जो स्पीड है वो VL है, जबकि सोर्स की स्पीड, सोर्स के साउंड की स्पीड V है, सोर्स तो रुका हुआ है ना, उसके साउंड की स्पीड जो है ना वो V है। तो अब हमारे पास एज अ होल जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या पैदा होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी का गहरा ताल्लुक होता है हमारे पास स्पीड के साथ, यानी अगर स्पीड में चेंजेस आए, क्योंकि अब इनकी जो स्पीड बनेगी, जो प्राइम स्पीड ले ले, वो हमारे पास VL प्लस V हो जाएगी, सॉरी V माइनस VL हो जाएगी। आप ये बात समझ रहे होंगे क्यों माइनस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी इसी साइड पर है और आपका जो लिसनर है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब दोनों बॉडीज एक डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाती है,
तो हमने इसको माइनस कर दिया। अब जब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है v ओवर लैम्डा के इक्वल होता है। अगर इसमें चेंजेस आई तो ऑब्वियसली इसमें भी चेंजेस आ जाएंगे। तो अब आप देखें नेक्स्ट के फर्ज करें इसकी वैल्यू ये उठा के लगा लेते हैं, v माइनस वी एल ओवर लैम्डा ये, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या, v ओवर एफ, ये v ओवर एफ ये आ गया। f क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें v माइनस वी एल एफ ओवर v ये आ गया। v स्टूडेंट्स इसके नीचे भी है, अगेन वही चीज, और ये v इसके नीचे भी है। मैं जरा इसको ऐसा होल यहां सॉल्व करता हूं। v माइनस वी एल ओवर v है, v जब इसके नीचे रखेंगे v ओवर v होगा, ये v l ओवर v होगा। v से कटा 1 माइनस वी एल ओवर v। अब ये 1 है, 1 में से कोई भी वैल्यू माइनस हो, इवन 0.1 भी माइनस हो जाए तो 1 में से जब 0.1 माइनस होगा तो 0.9 हो जाएगा। यानी ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू हमारी ये 1 से छोटी हो जाएगी, हर सूरत में छोटी हो जाएगी। अगर ये 1 से छोटी हो जाए, मैंने कहा ना, अगर ये फर्ज करो ये वाली 0.9 ही हो जाए, इसका आंसर 0.9 एफ ही हो जाए, तो ये जो भी वैल्यू होगी, अगर ये 10 वैल्यू भी होगी ना, 10 को जब 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आंसर आएगा। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है पेरेंट फ्रीक्वेंसी 9 आएगी, जबकि ये 10 थी हमारे पास। तो इसका मतलब है पेरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से हमारे पास क्या होगी, कम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां v प्राइम इज लेस देन f प्राइम इज लेस देन f। यहां अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी से हमारे पास कम होगी, जो कि हमें यह बताएगी कि इसको जो उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी आवाज की वो नहीं सुनाई दी, अब वो उससे कम सुनाई देगी, इसीलिए उसको इजी फील हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। ये देखें, व्हाई इज दीज थिंग्स हैपनिंग, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन ही की वजह से सारा ये वजह पैदा हो रही है हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, इसका थर्ड एजम्पशन है कि अगर आपका सोर्स मूव कर रहा हो, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन लिसनर रेस्ट पर हो, यानी ये देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स है, ये मूव कर रहा है, हमारा काम यहां मूव कर रहा है इस तरफ, जबकि लिसनर यहां खड़ा है और वो रेस्ट पे खड़ा है, बिल्कुल रेस्ट, यानी सोर्स मूव कर रहा है। आपका किस तरफ मूव कर रहा है स्टूडेंट्स, वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है, जबकि लिसनर जो है वो रेस्ट पर है। और साथ साथ ये सोर्स क्या काम कर रहा है, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता जा रहा है, यानी आवाज भी निकालता जा रहा है। तो ये आपका जब ये उधर जाएगा और ये आवाज भी निकालना शुरू हो जाएगा, तो स्टूडेंट जैसा जैसा ये करीब होता जाएगा, इसकी जो अगली आवाज है ना, जो अगली वेवलेंथ है, वो पिछली वेवलेंथ से छोटी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कंप्रेस स्प्रिंग की एग्जांपल देते हैं कि अगर एक स्प्रिंग है, फर्ज करो ये जितना किसी के साथ टकराता है उसमें कंप्रेशन पैदा होनी शुरू होती है, यानी करीब उसमें कंप्रेशन पैदा होनी शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जब आपका सोर्स इस जगह पर था तो उसने उस वक्त जो साउंड प्रोड्यूस की, और जब ये इसके करीब आया तो उस वक्त जो उसने साउंड की वेव्स पैदा की, वो साउंड की वेव्स कंपैरेटिवली कम होनी शुरू होगी, शॉर्ट, यानी उसमें चेंज आनी शुरू होगी हमारे पास। यानी एक्चुअली हमारे पास जो नई वेवलेंथ आएगी वो लैम्डा प्राइम आ जाएगी, यानी जो एक्चुअली जो वो क्या थी, जो एक्चुअल वेवलेंथ है उसमें से थोड़ी सी लैम्डा कम होगी, यानी उसमें चेंज प्रोड्यूस होगी। अब आप जानते ही हैं जो एक्चुअल वेवलेंथ है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास क्या है, v ओवर एफ, और ये जो चेंज है ये हमारे पास vs ओवर एफ है। vs क्यों, सोर्स का जो हमारे पास साउंड है ये उसका ये माइनस करें तो हमारे पास लैम्डा प्राइम आ जाएगा, एफ एलसीएम आ गया, v माइनस vs आ गया। आपने देखा लैम्डा चेंज हो गया हमारे पास। अब चलते हैं इसका थोड़ा सा आगे, इसको पढ़ते हैं। आपने एक्चुअली फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी का कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास v ओवर लैम्डा के, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में चेंज किसकी वजह से पैदा हो रही है हमारे पास, लैम्डा की, क्योंकि लैम्डा में चेंज आ गई है हमारे पास, उस वजह से पैदा हो रही है। तो लैम्डा की जो चेंज है वो जब मैं इसमें लगाना शुरू कर दूंगा इसमें, तो वो हो जाएगी v माइनस वी एस ओवर एफ, वो जो ओवर एफ है वो ऊपर चला जाएगा हमारे पास,
ये आ जाएगा। अब आप खुद देखें स्टूडेंट्स, इसको गौर से देखें, इसको, ये v है, फर्ज करो ये वैल्यू हमारे पास, स्पीड हमारे पास है 340, ये हमारे पास 340 है। 340 में से जब ये वाला माइनस होगा हमारे पास, ये जो थोड़ा सा भी माइनस हो जाएगा, सिर्फ 2 भी माइनस हो जाए तो 338 हो जाएगा। तो जब 340 को 338 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, ये 1 से छोटा नहीं होगा। जब तक इधर नीचे डिनोमिनेटर में 340 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी तो ये कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, यानी दिस वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये 1 से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि यही वैल्यू यानी ऊपर वाली है, उसमें से माइनस कोई और वैल्यू हो रही है। सो अगर ये 1 से बड़ा है, ये वाला ये 1 से बड़ा है, यानी v ओवर v माइनस v s इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा, अगर इसकी टोटल वैल्यू फर्ज करें 1.2 भी आ जाए तो आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी वैसे ही बढ़ जाएगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 1.2 भी आती है और ये फ्रीक्वेंसी 100 भी है, तो 100 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 120 हो जाएगी, यानी आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 120 होगी, अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 100 है तो इसका मतलब है ये वाली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है जब सोर्स आपकी तरफ आ रहा हो तो जो आपके पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड असम्पशन। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह इसके वहां जाने से हमारे पास वेवलेंथ कम हुई थी, इसका अगर अवे चला जाए, यानी यही सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे चली जाए, तो फिर हमारे पास वेवलेंथ में इजाफा हो जाएगा। तो यहां भी मैंने प्लस लगा दी, यहां भी प्लस लगा दी, वही चीज मैंने सॉल्व की जो मैंने वहां सॉल्व की थी, तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। तो अगर लैम्डा में चेंज आए तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज आती है। आप देखें लैम्डा में चेंज क्या, ये v प्लस वी एस ओवर एफ, एफ ऊपर चला जाएगा। अब आप देखें और से, ये नीचे वाली वैल्यू जो है ना, ये ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि ये अगर फर्ज करो 300 भी है तो ये 300 में अगर 10 भी ऐड करें तो 310 हो जाएगा। तो 300 एंड 310 को अगर डिवाइड करेंगे दैट वुड गिव यू लेस देन 1, यानी आपको 1 से कम वैल्यू देगा। यानी एक्चुअली v ओवर v प्लस वी एस जो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से छोटा ही होगा हमारे पास। अगर ये 1 से छोटा हो तो ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है ये इस फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, हमारे पास छोटी हो जाएगी। इसीलिए एक सोर्स जब किसी लिसनर से अवे जा रहा होता है तो उसको इसके साथ फ्रीक्वेंसी ज्यादा फील ही नहीं हो रही होती, कम फ्रीक्वेंसी होती है एज कंपेयर टू जब वो रेस्ट पर हो। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है उससे हमारे पास कम होगी। तो ये 4 असम्पशन थी, ये 4th असम्पशन थी, इनफैक्ट ये 4 असम्पशन थी जो आप लोगों ने आज पढ़ी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने डॉपलर्स इफेक्ट को पढ़ा, आपने एक चीज पढ़ी कि खास सोर्स लिसनर की तरफ जाए या लिसनर सोर्स की तरफ आए, दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ जाती है। जबकि अगर दोनों में से कोई एक या दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हो तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। इस चीज को आप बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी हैं और उनमें ये यूज भी किया जा सकता है। जैसे जिसकी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन बताऊंगा, सोनार्स। ये क्या होते हैं? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम, यानी एक्चुअली इसको कहा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये साउंड का SO N एंड AR, दिस इज S। ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? डियर स्टूडेंट्स, कभी आप लोगों ने एक चीज सोची कि आप कभी, इस वक्त दुनिया में 5 बड़े ओशन हैं, जिनमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन, देन अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन आर्कटिक ओशन, देन इन आर्कटिक ओशन।
आपके जो उनके सी बेड है, आपको कैसे पता चलता है कि सी बेड एक ऊपर जो है उसकी लेयर से, सबसे अपर मोस्ट लेयर से कितना दूर है, कैसे पता चलता है? यानी ये सुना गया है कि पैसिफिक ओशन की कुछ जगह 12 किलोमीटर डीप है, फर्ज करें, तो ये कैसे पता चलेगा कि 12 किलोमीटर डीप है? यानी इतनी ज्यादा नीचे तो बंदा जा ही नहीं सकता, क्योंकि इतने वाटर के प्रेशर को वो बेयर ही नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक सिस्टम है जिसको सोनार कहा जाता है। इसमें होता यूं है, एक मशीन है जिसके जरिए अल्ट्रासोनिक वेव्स को, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी स्टूडेंट साउंड वेव्स होती हैं, ये वो वेव्स होती हैं जो खामोश आवाज होती है, यानी साइलेंट साउंड होती है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा होती है, वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। हमारा कान का जो हमारा ईयर ड्रम है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता। तो हम क्या करते हैं, उसके जरिए हम पानी में एंटर करते हैं और वो आपकी जो वो वेव्स हैं वो सीधा जाती हैं और सी बेड से टकरा कर वापस आती हैं, और जब वो वापस आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जिस स्पीड से आएंगी उस स्पीड के हिसाब से डिस्टेंस को मैयर कर लिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपका ये पूरा ओशन है, उस ओशन के ऊपर आप मौजूद हैं, नीचे कोई सबमरीन है वो ऊपर आना चाह रही है, और आप ये पता करना चाह रहे हैं भाई ये सबमरीन नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है। आप यहां से सोनार की जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो नीचे फेंकते हैं, और जब ये नीचे फेंक रहे हो और जब ये ऊपर आ जाए, इन दोनों की रिलेटिव मोशन से आपको अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली जो एक्चुअल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है। अगर तो वो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही हो तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास सबमरीन है ये एक्चुअली ऊपर आ रही है। तो हम किसी भी स्पीड को इसका जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ सोनार। इसी तरह आप लोगों ने मोटरवेज में, एक्सप्रेस वेज में देखा होगा, पुलिस के जो एहलकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैठे होते हैं कैमरा लेके, और उन्होंने एक मशीन रखी होती है कि वो गाड़ी की स्पीड को मैयर कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल इसी तरीके से मैयर करते हैं। फर्ज करो अगर गाड़ी आपकी, ये देखें गाड़ी आपकी यहां से वहां जा रही है, ये जा रही है आपकी गाड़ी, और इधर से कैमरा लगाकर इसने इस पे हिट किया, और अगर ये गाड़ी इसके आगे आने से, रिलेटिव मोशन अगर दोनों की देखी जाए ना, तो रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है उससे अंदाजा हो रहा होता है किसकी कितनी स्पीड होगी, और उस स्पीड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली गाड़ी की स्पीड कितनी है। फिर वो उसके मुताबिक अगर वो गाड़ी की एक रेटेड वैल्यू से स्पीड ज्यादा हुई तो वो उसको क्या हो जाता है, फाइन हो जाता है। तो सोनार की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन हमारे पास ये भी है कि स्पीड आप जो व्हीकल्स की उनको मैयर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो डॉपलर का आपने सारा पढ़ा, जो जमीन के ऊपर जो सैटेलाइट घूम रही हैं, जो आपको मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसमिशन दे रही हैं, आपको वेदर रिपोर्ट दे रही हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के चैनल दिखा रही हैं, और उनकी मूवमेंट से उनकी जो हमारे पास जो वो वेव्स फेंक रही होती है, आमतौर पे वो रेडियो वेव्स हैं। फर्ज करें अगर ये हमारे पास एक अर्थ है और ये सैटेलाइट इसके ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, ये सैटेलाइट मूव कर रही है। अब ये सैटेलाइट जब जमीन पर अपना सिग्नल रेडियो वेव्स की शक्ल में देगी तो नीचे जो ट्रांसमीटर होगा, बल्कि रिसीवर जो होगा, वो एक्चुअली ये चेक कर लेगा कि एक्चुअली इसके जो सिग्नल्स हैं वो किस तरह के आ रहे हैं। तो वो इसकी स्पीड का ना सिर्फ अंदाजा लगा देगा, बल्कि ये भी उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली सैटेलाइट इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। और ये भी मुमकिन डॉपलर से ही हुआ, क्योंकि वो उसकी जो क्या कहते हैं, जो उसकी रिलेटिव मोशन होगी, उस रिलेटिव मोशन से अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसका एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है दैट इज रडार सिस्टम। कभी आप लोगों ने देखा कि एयरपोर्ट्स में आने वाले जो जहाज होते हैं उनके बारे में एक्यूरेट टाइमिंग बता दी गई होती है कि भाई ये जहाज है इतनी देर तक पहुंच रहा है और इतनी देर तक वो लैंड करेगा। ये कैसे इंफॉर्मेशन सबको आ जाती है? तो स्टूडेंट्स, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ रडार सिस्टम। आपके एयरपोर्ट्स में और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे बड़े बड़े रडार्स लगाए होते हैं, बड़े बड़े रडार्स। ये देखें जी, बड़े बड़े रडार्स हैं और रडार्स हर जगह पे घूम रहे होते हैं। फर्ज करो एक एरोप्लेन अगर यहाँ से आपका लैंड करने के लिए नीचे आ रहा है तो रडार जो है ना वो एक खास किस्म की वेव्स फेंकते,
और वो इसकी मोशन और रडार की जो हमारी वेव्स है उसकी मोशन, दोनों की रिलेटिव मोशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस एरोप्लेन की कितनी स्पीड है, और इस स्पीड से अगर ये आता रहा तो एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए इसको कितनी देर का टाइम लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये हमारे पास एरोप्लेन जो है ये उधर आगे की तरफ जाना शुरू हो जाए, दूसरी तरफ, यानी अवे जा रहा हो हमारे पास, तो रडार उसके साथ जो हमारे पास रिलेटिव पोर्शन है उसके हिसाब से अंदाजा लगा देगा कि ये किस स्पीड से उस तरफ जा रहा है और इसको कितनी देर लगेगी एक डेस्टिनेशन में पहुंचने में। तो रडार एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इस सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं, बल्कि आपकी जितने भी ममालिक होते हैं उनकी बॉर्डर्स में भी नस्ब होते हैं कि आने जाने वाले जहाज, आने जाने वाली तमाम चीज़ें जो हवा के जरिए आ रही होती हैं उनकी स्पीड को नोट करना, और ये नोट करना कि एक्चुअली मतलब कोई ऐसा इशू तो नहीं हो रहा, कोई इलीगली कोई चीज़ आ तो नहीं रही है, तो ये सब रडार ही की वजह से मुमकिन हो सका है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट में एस्ट्रोनॉमर्स की आती है। स्टूडेंट्स कभी आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमें अक्सर औकात आप बहुत सारी जगहों पे सुनते आ रहे हैं कि एक कॉमेट जो है वो ज़मीन में कहाँ किसी जगह पर पहुंच जाता है और वो किस स्पीड से आए कि वो ज़मीन के करीब से गुजरेगा। इसी तरह कोई एस्ट्रॉइड अगर ज़मीन की तरफ एडवांस कर रहा हो तो वो किस स्पीड से गुजरेगा और वो अगर ज़मीन के करीब से कितना करीब तक आएगा। इन तमाम चीज़ों को जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स किसी ख़ास सिस्टम के ज़रिए जो है वो फाइंड आउट करते हैं। एक बड़े मशहूर एक साइंटिस्ट गुजरे थे जिनका नाम था एडविन हबल। 1929 में इन्होंने कहा था कि ये जितनी भी जो हमारी यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रही है, यानी इसकी जो गैलेक्सीज हैं, फिर गैलेक्सीज के अंदर जो स्टार्स हैं, स्टार्स के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स के अंदर जो मून्स, और फिर उनके आगे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें एक्सपैंड करके बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। तो बल्कि इसका एक बड़ी अच्छी टर्म यूज होती है जिसको कहते हैं रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट होता है कि अगर कोई भी गैलेक्सी मूव अवे कर रही हो, यानी बाहर की तरफ जा रही है, तो कोई भी अगर मूव इन कर रही है उसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। दो होते हैं, ब्लू शिफ्ट और एक रेड शिफ्ट होता है। तो एक्चुअली होता यूं है कि फर्ज करें आप जमीन पे बैठे हुए हैं, ये जमीन है, और एक गैलेक्सी किसी जगह पर, आपको पता है हम किस गैलेक्सी में मौजूद हैं? हम इस वक्त एक बहुत ही जो बल्कि इस कायनात की एक बहुत ही मशहूर गैलेक्सी जिसको मिल्की वे कहते हैं उसमें मौजूद है। हम मिल्की वे के अंदर हैं और इस मिल्की वे में अरबों सूरज हैं, स्टार्स हैं, सूरज का मतलब स्टार्स है, और हर सूरज स्टार्स के अपने अपने जो हैं वो प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स के अंदर मून्स हैं। सो बिल्कुल इसी तरह हमारी गैलेक्सी के साथ वाली गैलेक्सी जो नेबरिंग गैलेक्सी उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये भी बहुत बड़ी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी से भी बड़ी गैलेक्सी है। सो बल्कि मैं आपको ये कहूँ, साइंटिस्ट ने तो ये कहा है कि आज से 2 या 3 अरब साल बाद ये दोनों गैलेक्सीज आपस में जम हो जाएंगी। तो मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, शायद मिल्की मेडा नाम रखा गया है कि उसका नाम पर मिल्की मेडा हो जाएगा कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में जाके वो जम हो जाएंगी। पर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। फर्स्ट करो हम एंड्रोमेडा की बात करते हैं। एंड्रोमेडा ये एक गैलेक्सी है, ये एडवांस हो रही है, और आप इधर से ये जब आती है ना तो इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इससे निकलने वाली जो लाइट्स हैं और इन तमाम चीज़ों को मुहैया किया जाए। लाइट्स हो गई, रोशनी, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, अल्ट्रावायलेट होगी, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। उनको डिटेक्ट करके ये अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी रिलेटिव मोशन के साथ कि ये गैलेक्सी आपकी तरफ आ रही है या आपसे अवे जा रही है, यानी ये मिल्की वे की तरफ आ रही है या मिल्की वे से अवे जा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक खास अरसे के बाद ये क्या हो जाएंगी, आपस में जम हो जाएंगी। तो ये भी इसी तरीके से ये फाइंड आउट किया गया था, एक खास डिवाइस लगा करके जब उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट किया गया तो वो एक्चुअली वेवलेंथ क्या होती जा रही थी, रेड शिफ्ट बनती जा रही थी। रेड शिफ्ट होता है व्हेन इट इज अपीयर्स टू बी कमिंग इन, व्हेन इट अपीयर्स टू गो आउट देन इट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, उसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स रडार स्पीड ट्रैप, ये मैंने आपको ऊपर आपको बता भी दिया था, इनफैक्ट जो स्पीड वाले में बताया था। डायग्नोसिस ऑफ, ये खुद पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल वही सेम चीज़ है जो स्पीड के बारे में आपको बताया गया था। डायग्नोसिस ऑफ कार्डियक डिजीज, इसी तरह आप किसी के हार्ट का कोई इशू हो
तो वो भी डॉपलर के जरिए फाइंड आउट किया जा सकता है। इस चीज को डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है, डॉपलर कार्डियोग्राफी कहा जाता है। और इसके जरिए क्या करते होते हैं कि आप खास किस्म की वेव्स को हार्ट में एंटर करते हैं, या आर्टरीज में एंटर किया जाता है, या वेन्स में एंटर किया जाता है। तो होता क्या है कि ब्लड फ्लो जब आता है और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी की जो वेव्स हैं वो जब उसके साथ आपस में मिलती हैं, तो दोनों के रिलेटिव मोशन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्चुअली आपका ब्लड किस रेट से फ्लो कर रहा है, आपका जो ब्लड है वो किस तरह चल रहा है। इवन अगर आपकी किसी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है तो उस ब्लॉकेज को भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इवन अगर आपकी आर्टरीज में कुछ ऐसा लीकेज हो गई है उसको भी ये आराम से फाइंड आउट कर सकता है। तो ये सारा काम एक्चुअली किस होता है, रिलेटिव मोशन के हिसाब से ही किया जाता है। तो डॉपलर की ये भी एक बहुत ही अच्छी जो है वो आपके पास एप्लीकेशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस को और इवन डॉपलर इफेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा। आई होप आपने बहुत अच्छी चीजें आज लर्न की होंगी। अगर आपको वाकई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट में बताएं, बुरी लगी हो फिर भी बताएं ताकि हम उसको मजीद इम्प्रूव करें। तो और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस पॉप इन हो रहे हैं, जस्ट टेक्स्ट स्ट्रेट अवे, इनफैक्ट कमेंट स्ट्रेट अवे, और उसमें व्हाट्सएप का एक चैनल भी डाला हुआ है तो वो उसके जरिए भी आप मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ।